Hello dear students, welcome back to मेरे वाले नोट्स and this is our basic thermodynamics question series for GATE and ESE। बेटा हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांसेस के 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और सभी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट भी सीखा है और क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर का मतलब हुआ बच्चों चेंज इन वॉल्यूम जीरो होने वाला है। मींस बाउंड्री जो सिस्टम की बाउंड्रीज हैं वो एक्सपेंड नहीं करेंगी, यही मतलब होता है रिजिड कंटेनर का। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब, कंटेन्स 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 120 डिग्री सेल्सियस। इसका जो वॉल्यूम दे रखा है सैचुरेटेड वॉल्यूम, ये इतना दे रखा है सैचुरेटेड लिक्विड का वॉल्यूम और ये है सैचुरेटेड वेपर का वीजी। अब आपको पूछा है कि जो आपको कंडीशन दे रखी है वो वाटर की कौन सी स्टेट होगी। तो बेटा ये तो निकालना पड़ेगा हमको। स्पेसिफिक वॉल्यूम ही बताएगा कि क्या स्टेट रही होगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है बच्चों, V अपॉन मास, कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम या स्मॉल एम जिससे भी नोट करें, मतलब किलोग्राम कितना वाटर है। अब बेटा V कैसे आएगा, V तो दे रखा है क्वेश्चन में 0.5 मीटर क्यूब। यस, 0.5 मीटर क्यूब और मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो आपको कंडीशन दी है वो दे रखा है 0.5 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। अब बेटा ये बहुत ही सिंपल सी बात है इसको समझ पाना कि अब देखिए ये जो वाला V है आपके VF और VG के बीच में आ रहा है या VF और VG के बड़ा है। आप देखोगे इट लाइज बिटवीन, देखिए VF आपकी वैल्यू है 0.00, तो ये वैल्यू V की वैल्यू इससे ज्यादा है और VG से कम है। तो इसका मतलब ये कौन सा रीजन हुआ, वेट रीजन हो गया। कौन सा रीजन कहलाएगा ये, वेट रीजन। और वेट रीजन को हम क्या बोलते हैं, अ मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर, जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है x। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय मास। नाइट्रोजन का 60%, ऑक्सीजन का 30% और CO2 का 10%। इफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 8314, जानते हैं हम लोग जूल पर केल्विन, मोल केल्विन, ये पर किलोग्राम है, केजी है। द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ द मिक्सचर, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आपको निकालना है। ठीक है, आपको आर बार दे रखा है, ये आर बार मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन, ये वैल्यू आपको दे रखी है। और कुछ आपको जो टेबल दे रखी है उसमें परसेंटेज दे रखी है, नाइट्रोजन 60, ऑक्सीजन 30 एंड CO2 इज 10%। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूं जो हम लोगों ने क्लास में समझा था, क्लास में पढ़ा था। क्या फॉर्मूला कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा PV इक्वल टू MRT से समझाता हूं आपको। PV इक्वल टू क्या होता है, MRT। एक दूसरी फॉर्म भी होती है इसकी जिसको क्या बोलते हैं, PV इक्वल टू NR/T। बेटा इसमें जो R होता है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये जो R होता है ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और जो नीचे वाले केस में होता है आर बार के केस में, यहां पे ये वाला, ये कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये हम लोग जानते हैं। पहले वाले में मास आ रहा था, ये देख लीजिए आप लोग, और दूसरे वाले में नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, ये दिस इज द मास। तो फॉर्मूला कहता है कि अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमें यहां से डायरेक्ट मिलेगा MR इक्वल टू NR बार। यस, तो यहां से अगर मैं R आपसे निकालना चाहूं, R की वैल्यू पूछना चाहूं जो क्वेश्चन में पूछी भी हुई है, तो आप कैसे बता सकते हो, आप कहोगे N अपॉन मास, ये नीचे आ जाएगा R बार। ठीक है बच्चों, अब N का खुद का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है कि नहीं। और मास आपको किस में दे रखा है, परसेंटेज में। तो R की वैल्यू को हम लिख लेते हैं और इसको मास बाई परसेंटेज की टर्म में लिखते हैं। कितना परसेंट दे रखा है मास का, नाइट्रोजन दिया है 60%, तो इसको लिख सकते हैं 0.6 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, प्लस ऑक्सीजन कितना दिया है 30%, ऑक्सीजन का मतलब हो गया 0.3 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, प्लस 10% दिया हुआ है आपको CO2, 0.3 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इंटू आर बार। आर बार की वैल्यू तो दे रखी है, आर आ जाएगा। कुछ बच्चों को अभी भी डाउट लग रहा होगा, सर ये एन की जगह आपने ये कैसे लिख दिया और मास की जगह मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिख दिया। बेटा अभी यहाँ पे मैंने इक्वेशन इसीलिए तो लिखी है आपको समझाने के लिए।
n इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो इसको आप r को इसको आगे और एक्सपेंड कर लीजिए। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू मास r बार। तो आपको नहीं लगता कि ये यहाँ पे जो मास है, ये वाला नीचे वाला मास, ये मास ये रहेगा, और ये वाला जो मास है परसेंटेज मास दे रखा है, मास इन परसेंटेज, ठीक है, मास इन परसेंटेज। तो आपको परसेंटेज में लिखना है 0.6, तभी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो आपको केवल परसेंटेज रख जाएगा, फ्रैक्शन रह जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, एक फ्रैक्शन रह जाएगा 0.6, 0.3, 0.1। बस सॉल्व करना है। अब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको सॉल्व करने के बाद, देखिए मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, बट आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन का इतना टफ नहीं होता, 28 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 32, 0.3 अपॉन 32 प्लस 0.1, हाँ CO2 का बच्चे भूल सकते हैं, इसका होता है 44। तो जब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट R इक्वल टू 274.86 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये फ्रैक्शन कैसे बना, मास बाई मास यानी मास फ्रैक्शन, ठीक है ना, मास फ्रैक्शन तो आपको दे ही रखा है परसेंटेज के टर्म में। तो दिस इज द राइट आंसर 274.86। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें यूज करना है हमको क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। बेटा क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन समझाते वक्त भी मैंने बताया था, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर किसी एक टेम्परेचर पे। यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस से पूछा हुआ है, ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी 25 डिग्री सेल्सियस पे दे रखी है। अब इसमें बोला हुआ है, पहले हम लिखते हैं इक्वेशन होती क्या है, dp ओवर dt एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू HFG, यही होती है बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, पढ़ा है आप लोगों ने, डिवाइड बाय टेम्परेचर Vg माइनस Vf। ठीक है, अब हम लोग सब जानते हैं कि आपकी जो Vg की वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू Vf, यस और नो। तो Vf को नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसके कंपेयर में, Vg के कंपेयर में। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बच जाएगी वो ये बचेगी dp ओवर dt इक्वल टू HFG डिवाइड बाई टेम्परेचर Vg। स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात हुई है। चलिए तो dp ओवर dt ये हो जाएगा HFG टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर Vg। अब वैल्यू पुट करनी है आपको, dp ओवर dt दे रखा है 0.189, ये देखिए 0.189 क्लियरली मेंशन है पहली लाइन में, ठीक है, इक्वल टू HFG कैलकुलेट करना, वही होता है आपका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। बेटा ये इस रीजन की बात कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अगर ये हमारा ग्राफ हम ऐसे बनाए तो इस रीजन में कितनी एंथैल्पी चाहिए आपको ये लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को तो बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एनीवे ये सब आप जानते हैं, थ्योरी क्लास में पढ़ रखा है। क्वेश्चन करते हैं, टेम्परेचर कितना हुआ केल्विन में रखना है यहाँ पर, स्ट्रिक्टली इन केल्विन। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 273 और इस वॉल्यूम दे रखा है आपको 43.38। जल्दी से कैलकुलेट करिए, इसको इधर ले जाइए, HFG की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ रही है ये 2443.25 किलोजूल पर किलोग्राम। सो दिस इज द राइट आंसर, HFG एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। यहां से यहां तक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं HFG। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए, गुड। क्वेश्चन नंबर 19, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। बेटा क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट आपको समझा देता हूं क्या होता है, फिर आप इसका आंसर कर सकते हो आराम से खुद से। ये होता है बेटा क्रिटिकल पॉइंट। अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम किसी में भी देख सकते हैं, मैं TS से समझा रहा हूं आपको, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें एक बात तो यहीं से देखने पता चल रही है कि लास्ट लेक्चर में आपने बताया था सर कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मैंने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इस वाले केस में तो जीरो हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जीरो हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देयर इज नो कांस्टेंट टेम्परेचर वेपोराइजेशन प्रोसेस, यस डायरेक्टली लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर, यहाँ पे लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है, पर ये पूछ रहा है इनकरेक्ट। बेटा याद रखिए ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इनकरेक्ट होने की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि करेक्ट वाले पे टिक करना है इनकरेक्ट। इसकी सही अप्रोच ये, चारों ऑप्शन पढ़ के आप देख लीजिए कौन सा गलत है, मैं दिमाग को खुला रखिए इस जगह पे। दूसरा बोला हुआ है, इट हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विद जीरो स्लोप, जीरो स्लोप, यस जीरो स्लोप तो है यहाँ पे,
स्लोप जीरो, हॉरिजॉन्टल है ना, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो पॉइंट ऑफ फिल्म फ्रैक्शन विद जीरो स्लोप, यस दिस इज आल्सो ट्रू, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। तीसरा बोला था आइस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बेटा लिक्विड से वेपर साफ साफ लिखा भी है मैंने, और ये बोल रहा है आइस से कन्वर्ट होता है वेपर में, नो दिस इज रॉन्ग। अगला डी ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, आंसर हमारा ये आ गया, यही हमको क्लिक करना है। सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स आर आइडेंटिकल, यस ऑब्वियसली सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर, क्योंकि एक पॉइंट है ना यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट है जब पॉइंट, ठीक है, कोई प्रोसेस तो है नहीं। अगर देखो यहाँ पे अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे देयर आर सो मेनी पॉइंट्स इन बिटवीन, तो यहाँ पे तो एक ही पॉइंट है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो आपको टिक करना था सी ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। इनकरेक्ट आपसे मांगा था, सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए सुपर हीटेड वेपर? ओके, सुपर हीटेड वेपर। अब ये बेटा मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। पहले बोला है इट्स प्रेशर इज लेस देन सैचुरेशन प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज लेस देन सैचुरेशन टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर, वॉल्यूम इज लेस देन, एंथैल्पी इज लेस देन। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट समझिए इसका। ये जानना चाहता है कि बच्चे को ये ग्राफ पता है या नहीं पता है। दिस इज द थिंग विच द एग्जामिनर डिमांड फ्रॉम यू। कॉन्सेप्ट क्या चाहता है आपसे पूछना कि अगर टीएस डायग्राम आपको दिया हुआ है तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। पहले आप मुझे ये बताइए, ये वाली लाइन कौन सी होती है? दिस इज लाइन इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन, यस और नो? यस। और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन किस पे है? इसका ये टेम्परेचर होता है, ये वाला टेम्परेचर कहलाता है सैचुरेटेड टेम्परेचर। अब मैं सुपर हीटेड रीजन की बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन में सुपर हीटेड, तो ये पॉइंट होता है टी सुपर हीटेड, यस और नो? अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखूं तो टेम्परेचर डायरेक्ट इसकी सीधी लाइन खींच दो, ये वाला टेम्परेचर कहलाएगा, ये टेम्परेचर कहलाएगा T1। ये जो टेम्परेचर होगा ये वाला टेम्परेचर कहलाएगा। और इसका जो प्रेशर होगा, अगर इस वाले के करस्पॉन्डिंग में प्रेशर लाइन ड्रॉ करूं इस वाले पे, तो प्रेशर लाइन तो बेटा ऐसे ही जाती है, हाई प्रेशर होगा। तो जो T1 का जो सुपर हीटेड टेम्परेचर का जो प्रेशर है वो तो मान लो P1 और इसको मान लो आप P2, तो कौन सा ज्यादा है? सुपर हीटेड वाले का टेम्परेचर लाइन, हमने पहले टेम्परेचर चेक किया, यस सर, ये टेम्परेचर आया, यस सर। अब इसके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट प्रेशर लाइन बना दो, बना दिया, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब मुझे ये बताओ कि P1 और P2 में कौन सा प्रेशर ज्यादा है? ऑब्वियसली P1 इज मोर देन P2। P2 कौन सा प्रेशर है? जो ये सैचुरेटेड टेम्परेचर का, टी सैचुरेशन वाला। P1 किसका प्रेशर है? सुपर हीटेड टेम्परेचर वाला, ठीक है ना? इसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है सुपर हीटेड टेम्परेचर का ये प्रेशर होता है, नो, करस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखिए सुपर हीटेड जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर T1 हुआ, उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर ज्यादा होगा किसके कंपेयर में? सैचुरेशन के, P2 के कंपेयर में, ठीक है? आइए ऑप्शन में। अब कह रहा है इट्स प्रेशर इज लेस देन द सैचुरेशन प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है द टेम्परेचर इज लेस देन द सैचुरेशन टेम्परेचर, नो दिस इज रॉन्ग, ठीक है? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये डायग्राम है इसका, इसको आप देख लीजिए। इसका जो टेम्परेचर है, इसमें टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात, प्रेशर इज लेस देन सैचुरेशन प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है कि नहीं? अब यहां पे आप इसका टेम्परेचर देखिए, इसका टेम्परेचर ये T1 हो गया और इसका सैचुरेशन टेम्परेचर कम आ रहा है इसके प्रेशर से, तो आपका P1 इज ग्रेटर देन P2, तो ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, पढ़ाई करते रहिए। और बेटा अभी प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है, बस एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसमें हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस PYQ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए।